जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज द क्लास फॉर AS 9618 डेटाबेस। और डेटाबेस के अंदर हम आज जो टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं वो सबसे ट्रिकी वाला टॉपिक है, विच इज़ नोन एज SQL। क्योंकि जैसे किसी लैंग्वेज का नाम लेना आप कंप्यूटर की, तो बच्चे बेचारे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूडो कोड, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। सूडो कोड तो एक हम जो है वो एल्गोरिथम डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस में, जैसे VB विजुअल बेसिक, .NET और पाइथन, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इसी तरह से पेपर 1 में, विच इज़ अ थ्योरी पेपर, उसमें जो चैप्टर 8 है विच इज़ डेटाबेस, उसके अंदर हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं SQL। SQL बेसिकली डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए एक ग्लोबली इम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज है। सारी दुनिया में जितनी जहाँ कहीं पर भी डेटाबेस का काम होता है SQL यूज होती है। SQL के लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो मेरे पास मौजूद होगी। आई कॉल इट SQL चीट शीट। बेसिकली उसके अंदर SQL की बहुत सारी जितनी भी हमारे सिलेबस के अंदर कमांड्स यूज होंगी, वो जो है वो उसके अंदर पहले से लिखी हुई है। तो भाई ये सिक्वेंशियल क्यूरी लैंग्वेज, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया करता है, समझा। एक जो कैटेगरी है दैट इज नोन एज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म क्या बताई मैंने? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अनदर वन इज डी, क्या हो गया, कुछ तो याद होना चाहिए भाई तुम्हें, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो बेटा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, टू डिफाइन डेटा, टू डिफाइन, क्रिएट, ठीक है, ऑल्टर डेटाबेस। अगर डेटाबेस को बनाने की बात आएगी तो हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करेंगे, और अगर टू मैनिपुलेट या मेंटेन, टू मैनिपुलेट और मेंटेन डेटाबेस, मतलब कि पहले से क्रिएटेड डेटाबेस के अंदर डेटाबेस बन चुका है, टेबल्स बन चुके हैं, उसके अंदर जो है, सही है, इसका स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, आपको अब उसके अंदर आपको डेटा को ऐड करना है, सही है, या ऑलरेडी एडेड डेटा को अपडेट करना है, या उसमें से डेटा को, डेटाबेस को नहीं, टेबल्स को नहीं, प्राइमरी फॉरेन कीज को नहीं, जो आगे जाकर हम देखेंगे, आपने क्या करना है, सिर्फ उसमें जो मौजूद डेटा है उसको डिलीट करना है। तो ये सारी चीजें आपकी बन जाएंगी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, टू मैनिपुलेट डेटाबेस। इसको हम फर्दर और डिस्कस करते चले जाएंगे। जो मैंने आपके साथ SQL की चीट शीट शेयर की है, मैं सब कुछ यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आपको यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ नजर आ जाएगा। कुछ फॉर द सेक ऑफ नोट्स मैं क्या करूंगा, यहाँ से कट करके वहां पे ले आऊंगा अपने पास। आई हैव ऑलरेडी कैटेगराइज्ड इट। तो भाई इसमें तुम देख रहे हो ये DML लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, ठीक है। अभी नीचे जितनी कमांड्स लिखी हुई आ रही है ना, सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, अब एक एक कमांड की हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी फिलहाल देख लो, इसको समझा नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ देख लो, ठीक है। ये मेरे अपने हाथों की लिखी हुई डेफिनेशन है छोटी सी। टू सिलेक्ट सर्टेन रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस, कीवर्ड्स, डिस्प्ले, रिटर्न। अच्छा, DML उसके अंदर की सिलेक्ट वाली कमांड, इंसर्ट इनटू वाली कमांड, अपडेट वाली कमांड, डिलीट वाली कमांड, सिलेक्ट काउंट वाली कमांड, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, ये सारी की सारी आपकी जो है वो DML का पार्ट है। ये भी आगे जाके आपको पता होना चाहिए कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड्स कौन सी हैं और DDL की कमांड्स कौन सी हैं। दोनों है SQL। तो डेटा डेफिनेशन के अंदर हमारे पास क्रिएट टेबल है, ड्रॉप टेबल है, वगैरह वगैरह। तो ऑफ्टन जब टीचर पढ़ाया करते हैं तो वो उठा के यहाँ पे एक एक कमांड को लिखा करते हैं, तो मैं अभी फिलहाल बोर नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास चीट शीट ऑलरेडी मौजूद है। हम जरा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। ओके, सबसे पहले डेटाबेस SQL का एक फ्लेवर लेने के लिए कि यार होती क्या है, काम कैसे करती है, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे।
सबसे पहले डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की सबसे आसान वाली कमांड हो सकता है आपने ओ लेवल में पढ़ी हो, अगर ओ लेवल में कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर आपने देखा होगा एक कमांड हमारे पास है टू select from pair order by। ठीक है, इस तरह से तुम भी बेटा मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चले जाओ। तो दिस इज द फर्स्ट एसक्यूएल क्यूरी दैट वी आर टुडे गोइंग टू लर्न। चलिए बेटा, अब आपको थोड़ा सा ना डेटाबेस का एक प्रैक्टिकल जो है वो चंक दिखाते हैं। आप भी बेटा एसक्यूएल का पर्पस बता देंगे दोबारा। हाँ बेटा, एसक्यूएल जो है सीक्वेंशियल क्यूरी लैंग्वेज, ये डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए या डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए लैंग्वेज है। ठीक है, दुनिया में काफ़ी तरह तरह के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसको हम DBMS कहते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ओरेकल का नाम आपने शायद सुना हुआ हो। ठीक है, SAP, रिसेंटली मेरा एक दोस्त है वो SAP में एक अच्छी पोजीशन पे जाके लग गया। ये दुनिया के रेनोन्ड ब्रांड्स है, जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट से फेमिलियर है कि वो विंडोज बनाता है। ठीक है, एप्पल iOS बनाता है और वो हार्डवेयर भी बनाता है। इस तरह दुनिया जहान में जो डेटाबेस है, बैंक्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, ठीक है, कॉरपोरेशंस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, अगर आप डेटाबेस को निकाल दो तो लगेगा कि आजकल का जो है ना वो निज़ाम ही बंद हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। तो इन डेटाबेस को जो मेंटेन करने वाली, क्रिएट करने वाली कंपनियां हैं वो भी एसक्यूएल को यूज करती हैं। एक चीज कर रहे थे तो वो भी तो डेटाबेसेस को अपडेट करने में काम कर रहा है। दोबारा पूछो सुमन। तो वो जो हम पहले की वगैरह पढ़ रहे थे डेटाबेसेस में, बिल्कुल तो भी आप अपडेट कर रहे थे, उस मतलब उनसे उनकी हेल्प लेके भी अपडेट ही कर रहे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इस चैप्टर को तुम जब मेरे साथ पढ़ोगे ना तो ये सोच के पढ़ना है कि तुम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए जा रहे हो। इस एंगल से पढ़ना है कि भाई तुम लोगों ने लोगों को डेटाबेस बना बना के देने हैं। क्वेश्चंस को भी इसी तरह से पढ़ोगे तो समझने में आसानी होगी। मतलब क्वेश्चन आएगा कि भाई एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर कोई डेटाबेस बना हुआ है जिसमें एक टेबल है पेशेंट, ठीक है, एक टेबल है डॉक्टर्स, ठीक है, एक टेबल है उसका नाम है वार्ड्स, एक वार्ड ए है, एक वार्ड बी है, पेशेंट्स कौन से वाले वार्ड के अंदर है, डॉक्टर कौन सा वाला किस पेशेंट को असाइन हुआ है। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे भी हम डेटाबेस को बना रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं, डेटाबेस काम कैसे करेगा। और क्योंकि आप डेटाबेस बनाने वाले लोगों में से हो इसलिए आप एसक्यूएल को यूज करोगे टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, उसमें डेटा डालने के लिए। ठीक है, तो आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बेटा एक वन वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन ऑनलाइन टूल हमारे पास अवेलेबल है, SQL एडिटर है हमारे पास, जिसका मैं लिंक भी तुम लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। क्योंकि डेटाबेस को अगर आपको बिगर लेवल के ऊपर सीखना हो या आपको वाकई डेटाबेस बनाना हो, जैसा हमने यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर काम किया, तो फिर उसके लिए आपको तकरीबन कोई 15-18 GB स्पेस चाहिए। फिर उसके लिए आपको लोकली अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो SQL के सर्वर्स बनाने पड़ता है ताकि वहाँ पे डेटाबेस को डिप्लॉय करो, फिर रन करके देखो। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए तुम अच्छा खासा फ्लेवर डेटाबेस की जो है वो क्रिएशन का वो इस ऑनलाइन लिंक के ऊपर तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो। बेटा SQL की चीट शीट मेरे सामने आ गई। ये जो मैंने कमांड लिखी थी सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय, अधूरी कमांड, ये मैंने यहाँ पे लिख दी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर, और ये मैंने अपने पास चीट शीट खोल ली। अब एग्जाम स्टाइल के पेपर्स हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं जल्दी से। इस जगह पे हमें कुछ टेबल्स ऑलरेडी क्रिएटेड मिल रहा है। एक डेटाबेस बना हुआ है, उसके अंदर कस्टमर्स, कैटेगरीज, एम्प्लॉयज, ऑर्डर डिटेल, बहुत सारे टेबल्स मौजूद हैं। ठीक है,
अगर मैं चाहता हूं कि किसी एक टेबल के अंदर मौजूद डेटा को देख सकूं, ठीक है, तो मैं कमांड क्या रन करूंगा, सिलेक्ट स्टैटिक। सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब ये कि स्टैटिक का मतलब किसी को पता, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? अच्छा बेटा, यहाँ स्टैटिक का मतलब ये है कि ये जो कस्टमर टेबल है, इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, जितनी भी फील्ड्स हैं, वो सारी की सारी शो कर दी जाए, पूरा का पूरा डेटा दिखा दो। अब जिन बच्चों के लिए बेटा कुछ वर्ड्स नए हैं, वो उसको याद करते चले जाएं या छोटे छोटे अपने नोट्स बनाते चले जाएं, वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड भी करूंगा। डेटाबेस के अंदर टेबल, और टेबल के अंदर जो है वो कॉलम, उसको हम डेटाबेस की लैंग्वेज के अंदर कहते हैं एट्रीब्यूट या फील्ड, उसको कॉलम नहीं कहता। बट अगर किसी को चीज समझ में ना आ रही हो, मुझे फर्दर उसको क्लैरिफाई करने का कह सकता है, मैं उसको टेबल की शक्ल दिखा के एट्रीब्यूट को या फील्ड को हाईलाइट करके बता सकता हूँ, ठीक है। ओके, सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब सारी फील्ड्स को, सारे एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट कर लो। कहां से? टेबल कस्टमर्स में से। इसको हम रन करेंगे, ठीक है, तो हमें वो क्या करेगा, नीचे जो वो पूरा टेबल आपको नजर आ रहा होगा, मेरे ख्याल में सबको आ रहा है ना, तो बेटा ये पूरा का पूरा टेबल उसने दिखा दिया। ये देखो, ये फील्ड कहलाती है, कस्टमर आईडी एक फील्ड है, सही है, कस्टमर नेम एक फील्ड है, कॉन्टैक्ट नेम एक फील्ड है, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, इस तरह से। अब यहाँ पे एसक्यूएल की ये जो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर वाली क्यूरी है, इसका पर्पस होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को या रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हो। रिकॉर्ड क्या होता है, कौन बताएगा? ये जो रो है, रो के अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। हम कहेंगे जी कस्टमर नंबर, कस्टमर आईडी 3 का रिकॉर्ड। कस्टमर आईडी 3 का मतलब, रिकॉर्ड का मतलब कस्टमर आईडी 3, और उसका कस्टमर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नेम, उसका एड्रेस, उसका सिटी और उसका कंट्री, ये पूरा एक रिकॉर्ड कहलाएगा, सही है। ये रिकॉर्ड्स हो गए, और जो कॉलम के अंदर डेटा हो गया वो आपका, आपकी फील्ड्स हो गए। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे इस जगह पे, हाँ तुम ठीक कह रहे हो कि हमारा ये वाला डेटा बिल्कुल, हमजा ने बोला क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के साथ एक चीज एसोसिएटेड है, कंट्री और सिटी एक ही टेबल में आ रहा है। खैर अभी फिलहाल हम सिलेक्ट फ्रॉम वेयर को सीखना चाह रहे हैं, अभी हम नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहे। चले जी बेटा, अगर मुझे लेट्स सपोज उन कस्टमर्स का डेटा व्यू करना है जो कि लेट्स सपोज कंट्री फ्रांस से बिलोंग करता है, इसमें 91 रिकॉर्ड्स हैं, मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड्स देखना है जो कि कंट्री फ्रांस से बिलोंग करता है, तो उसको मैं स्पेसिफाई करके कैसे देख सकता हूं? अच्छा, फर्दर मैं अपनी क्यूरी को मैं फर्दर थोड़ा एलैबोरेट कर दूं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ कस्टमर आईडी, कॉन्टैक्ट नेम और कंट्री दिखाया जाए, सिर्फ ये 3 चीजें दिखाई जाए उन सारे कस्टमर्स का जो कि कंट्री फ्रांस से बिलोंग करता है। सिर्फ 3 कॉलम्स में से डेटा दिखाया जाए, बस, सब कुछ नहीं देखना। हमें उसका सिटी या पोस्टल कोड वगैरह नहीं देखना, हमें कस्टमर नेम नहीं देखना, हमें सिर्फ कॉन्टैक्ट नेम देखना। कॉन्टैक्ट नेम, कस्टमर आईडी और कंट्री। तो बेटा सिलेक्ट क्या करोगे, सिलेक्ट में हमेशा सिलेक्ट के सामने एट्रीब्यूट्स के नेम आएंगे। सिलेक्ट के सामने मैंने लिख दिया कस्टमर आईडी, बेटा बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। कस्टमर आईडी हम देखना चाह रहे हैं, और हम देखना चाह रहे हैं उसका कॉन्टैक्ट नेम, बिल्कुल जिस तरह से यहां लिखा होगा एट्रीब्यूट का नाम वैसे लिखोगे, कॉमा, और हमने लिख दिया कंट्री, सही है। फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल या टेबल्स के नाम आएंगे, अभी फिलहाल एक ही टेबल है, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर्स। अच्छा, अब वेयर की कमांड, कंडीशन, एक अच्छी आदत है कि आप कमांड हमेशा कैपिटल में लिखो, बस स्मॉल में चलता है, एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है। वेयर कंट्री इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि ये टेक्स्ट डेटा है, और सिटी का नाम क्या है, फ्रांस। अच्छा, मैंने एहतियातन क्यों देख लिया, मैंने कहा चेक कर लो यार उसका पहला लेटर स्मॉल है या कैपिटल है।
तो फ्रांस, ये हमारी बेटा छोटी सी क्यूरी हो गई, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की क्यूरी। इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमें वो कितने रिकॉर्ड्स दिखाता है। ऑर्डर बाय को भी यूज करके देखते हैं अभी फिलहाल। बेटा इसको मैंने रन किया, उसने मुझे उस 91 में से 11 रिकॉर्ड्स को रिटर्न किया और आप देखें उसने कस्टमर आईडी, कॉन्टैक्ट नेम और सिर्फ कंट्री लिखा हुआ है, और वो सिर्फ उन्हीं लोगों का डेटा दिखा रहा है जो कि कंट्री फ्रांस है। स्पेसिफाई हो गया। अच्छा, ये इस लिंक के ऊपर तुम खुद कुछ अपनी क्यूरीज लगा के देखोगे, कुछ अपनी तरफ से बनाओगे, ट्राई करोगे, तुम्हें चीजें और पक्की हो जाएंगी। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि तुम यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, आज से बस हम कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें हमजा कह रहा है कि ऑर्डर बाय कैसे काम करता है। ऑर्डर बाय हम चाहते हैं कि अगर आप देख रहे होंगे कि हमारा रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर आईडी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा डेटा हमें दिखाया जाए असेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट नेम। रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय करेंगे, कॉन्टैक्ट नेम करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टैक्ट नेम, और असेंडिंग लिख देंगे। असेंडिंग के लिए ASC लिखते हैं, डिसेंडिंग के लिए DESC लिखते हैं। सही है, इसको रन करके देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या चेंज आता है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि हमारा जो सारा डेटा है अब विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट नेम असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ये आगे पीछे हो गया, उसके साथ साथ मूव कर गया ना। सॉलिड, चले जी। ओके क्लास, बेटा एक क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को तुम्हारी जो दूसरी वाली मैंने तुम्हारे साथ PDF शेयर किया वहां पे आप खुद ट्राई कीजिएगा। वी हैव दिस क्वेश्चन, वी हैव दिस टेबल, ये एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। हमारे इस डेटाबेस के अंदर, इन दिस डेटाबेस वी हैव 3 टेबल्स। एक टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट। हमजा, दूसरे टेबल का नाम क्या है, क्वालिफिकेशन। तीसरे टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। क्विकली रिमाइंडर, अगर हमें इस स्टूडेंट टेबल के अंदर किसी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाना हो तो किसको बनाएंगे, स्टूडेंट आईडी को हम, ठीक है। अगर हमें क्वालिफिकेशन को बनाना हो तो किसको बनाएंगे, अभी चेक हो जाएगा नाइन। बेटा क्वालिफिकेशन कोड को, इसको आप क्या बनाओगे, प्राइमरी की। अच्छा, प्राइमरी की जब भी बनाते हैं उसको अंडरलाइन कर देते हैं। स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के अंदर किसको बनाएंगे प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे, क्वाल कोड को और स्टूडेंट आईडी को मिला के, ठीक है। अच्छा, इस पिक्चर को भी बेटा मैं अपने पास भी ले जाता हूं ताकि आपको वहां पे मैं थोड़ा और डिफाइन कर सकूं। बेटा ये वाला डेटाबेस समझ में आ गया आपको, इसके अंदर 3 टेबल मौजूद है हमारे पास, 1, 2 and 3। स्टूडेंट क्वालिफिकेशन और स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। अब हमें इस डेटाबेस के साथ करना है। अच्छा, ये प्राइमरी की वाली बात बेटा मैंने क्यों बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूं, कुछ बच्चों को हो सकता है ऑलरेडी पता हो, कुछ को मैं यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। बेटा देखो, ये जो हमारे पास एक डेटाबेस के अंदर 3 टेबल मौजूद है, इसकी मैं एक चीज आपको बनाना बता देता हूं, उसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। हालांकि हम SQL के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन SQL के लिए ये चीज भी जानना जरूरी है और ये सिलेबस का हिस्सा भी है। नीचे देखो, उसने शायद बोला भी होगा, ड्रॉ एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 टेबल्स। ये तीनों टेबल आपस में ज्वाइन कैसे है, ठीक है। टेबल्स के अंदर कोई कॉमनैलिटी होगी तो ज्वाइन होगा। देखो बेटा, स्टूडेंट टेबल के अंदर, इस बात को गौर से एक ही दफा सुन लो, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, दोबारा दोबारा 4-5 दफा प्ले करके सुन लेना। बेटा किसी एक टेबल की जो प्राइमरी की है, स्टूडेंट आईडी, इस डेटाबेस जिसमें 3 टेबल है, स्टूडेंट आईडी अगर प्राइमरी की डिफाइन कर दी गई ना स्टूडेंट की, तो अब वो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की नहीं बन सकती।
अगर ये स्टूडेंट आईडी किसी दूसरे टेबल में पाई जाएगी एज अ एट्रीब्यूट के तौर पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये फॉरेन की है। तो इंडिविजुअली ये स्टूडेंट आईडी बेटा यहाँ पे फॉरेन की है। फॉरेन की को हम स्पेसिफाई करते हैं स्टैटिक के साथ डेटाबेस में, एसक्यूएल के अंदर नहीं, डेटाबेस के अंदर। तो स्टूडेंट और स्टूडेंट क्वालिफिकेशन आपस में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की के तौर पे मौजूद है स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के अंदर। सॉलिड हो गया, सही है, याद रहेगा। दोबारा सुन लीजिएगा इसको पहले, दोबारा मैं एक अनदर वे में बता रहा हूँ दूसरे टेबल के लिए। बेटा क्वालिफिकेशन टेबल के अंदर जो क्वालिफिकेशन इसकी प्राइमरी की है, क्वालिफिकेशन टेबल के अंदर जो क्वाल कोड इसकी प्राइमरी की है वो मौजूद है एज अ फॉरेन की के तौर पे स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के अंदर। हाँ, वो और बात है कि स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के अंदर दो फॉरेन कीज को मिला के उसकी अपनी प्राइमरी की बना दिया गया, लेकिन इंडिविजुअली हम यहाँ पे कॉल कोड या स्टूडेंट आईडी को इंडिविजुअली प्राइमरी की नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की था स्टूडेंट टेबल के अंदर, ठीक है। तो रिलेशनशिप इस तरह से क्रिएट होता है, किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की के तौर पे मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, चलिए एक चीज ये क्लियर हो गई, नंबर वन। नंबर टू, अब दूसरी चीज अब बड़े जो है वो ध्यान से याद रखिएगा। आई थिंक मैंने ये बच्चों को शायद कॉपी में लिखवाया भी होगा, या मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये चीज़ मेरे नोट्स में कहीं ना कहीं पे मौजूद होगी। मैं अपने नोट्स आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। दिस इज ऑन पेज नंबर 47। मैं 47 में वापस आ जाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ एक सेंटेंस आप लिख लें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीछे नोट्स में लिखा हुआ होगा, मैंने ER डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए उसे ज़रूर मेंशन किया होगा। प्रोबेबली मेरे अपने अल्फाज होंगे वो। ये देखो, इसका मैंने बॉक्स भी किया हुआ। बेटा ये चीज आप भी अपनी कॉपी में लिख लें। जब भी कभी हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स के इन बिटवीन रिलेशनशिप का जिक्र करते हैं, ये लिख लो, इसको मैं समझा भी दूंगा। द मेनी साइड इज द फॉरेन की। वैसे मैंने यूजुअली की टर्म यूज किया है क्योंकि आप डेटाबेस आगे जाके ए लेवल्स के बाद भी पढ़ोगे तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती है। ए लेवल्स में तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। मैनी वाली जो साइड है वो आपकी फॉरेन की कहलाती है, और वन वाली साइड आपकी कहलाती है प्राइमरी की। अब ये वन टू मैनी रिलेशनशिप्स क्या होता है अभी डिफाइन कर देता हूं। मैनी साइड इज द फॉरेन की, वन साइड इज द प्राइमरी की। इसको लिख लो। लिख लिया? मैनी साइड इज फॉरेन की, वन इज प्राइमरी की, ठीक है। चले जी, लेट्स गेट बैक टू 47। एक टेबल का नाम स्टूडेंट है, एक टेबल का नाम क्वालिफिकेशन है, और एक टेबल का नाम स्टूडेंट क्वालिफिकेशन है। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा वो इस तरह से बनेगा। पहले तो हम टेबल्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर में वैसे आप किसी भी जगह पे कोई सा वाला भी टेबल बना सकते हो, लेकिन आपकी भी मेरी तरह थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बोलोगे यार ये जो फॉरेन की वाला टेबल है ना, ये बीच में बना दो, इससे डिजाइन अच्छा लगेगा। फॉरेन की वाला कौन सा टेबल है? स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आप लिख दो टेबल का नाम स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। और द सेक ऑफ एस्थेटिक्स मैंने मिटा के उसको दोबारा बना लिया। चलो जी बेटा, ये टेबल को मैंने बॉक्स के फॉर्म में बना दिया, खाली टेबल का नाम बस। एक टेबल स्टूडेंट है और एक क्वालिफिकेशन है। स्टूडेंट, बेटा इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि जब भी कभी टेबल का नाम लिखो ऑल कैपिटल में लिखो। स्मॉल में लिख दोगे चलेगा, लेकिन बेहतर प्रैक्टिस ये है। और स्टूडेंट के बाद क्वालिफिकेशन। चले जी,
बेटा स्टूडेंट टेबल के अंदर ना प्राइमरी की है, और वो जो प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी है वो फॉरेन की है स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के अंदर, यहाँ पे प्राइमरी की है, और ये यहाँ पे इस टेबल के अंदर यहाँ पे फॉरेन की है। तो इसका रिलेशनशिप ऐसे बनेगा, स्टूडेंट के अंदर प्राइमरी की, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के अंदर फॉरेन की, तो बेटा यहाँ पे बनेगा क्रोफट। ये जो तीन टांगे यूं करके बनाते हैं इसको हम कहते हैं क्रोफट। इसका मतलब होता है मैनी, वन टू मैनी। उसकी रीजन ये है कि एक स्टूडेंट की एक से ज्यादा क्वालिफिकेशन हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक स्टूडेंट है, उसकी आईडी लेट्स सपोज यहाँ पे लिखी हुई है 00180। तो जो 00180 वाला स्टूडेंट है जिसका नाम अहमद है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि 00180, अच्छा यहाँ पे उसने किस तरह से ज्वाइन किया हुआ है ऐसे। अच्छा यहाँ पे मुझे ये वाली आईडी रिपीट होती हुई नजर आ रही है, उसको देख लेते हैं। जेन की आईडी है 003JL। ये 003JL आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 दफा आ रहा है। 003JL का ग्रेड C आया है बेचारी का SC12 क्वालिफिकेशन के अंदर, और SC12 कौन सी वाली क्वालिफिकेशन है, वो साइंस है, ठीक है। चलिए शुक्र कंप्यूटर साइंस में नहीं आया, CS में B आया है, ठीक है। 003JL जो कि जेन है, उसका ग्रेड B आया है, B ग्रेड आया है उसका कंप्यूटर साइंस के अंदर, CS1, यानी कि CS1 का मतलब कंप्यूटर साइंस। तो आप देख रहे होंगे कि एक बंदे का, एक स्टूडेंट की एक से ज्यादा क्वालिफिकेशन इस टेबल के अंदर शो हो रहे हैं। तो इसीलिए, वैसे खैर ये तो मैंने तुम्हें टेक्निकली बता दिया, तुम्हें इतना भी याद रहेगा कि जिस तरफ फॉरेन है वो मैनी है। तो एक स्टूडेंट की एक से ज्यादा क्वालिफिकेशन, एक स्टूडेंट की एक से ज्यादा क्वालिफिकेशन, ये वाला सिंबल क्रोफर्ड का मतलब मैनी। इसी तरह से एक क्वालिफिकेशन एक से ज्यादा स्टूडेंट ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एक से ज्यादा स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो डेटा रिपीट हो रहा होगा स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के अंदर। तो टेबल्स, प्राइमरी और फॉरेन की का चक्कर, और उनके दरमियान बनने वाले रिलेशनशिप्स डिस्कस हो गए, ठीक है। चलें जी, अब हम इस लेवल पे जाके बात करेंगे कि हम आ जाएंगे अपने उसी वाले काम पे। राइट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले। बेटा मैं यहां से शुरू करूंगा, ठीक है, इस वाले पार्ट से। राइट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले, इसको भी उठा के मैं नोट्स की फॉर्म में वहां पे तुम्हारे पास भी ले जाता हूं ताकि, बेटा वो क्या कह रहा है कि राइट एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले द स्टूडेंट आईडी, ग्रेड एंड डेट ऑफ अवार्ड। बेटा देखो, इसको डिस्प्ले क्या करना है, डिस्प्ले जो शो करना है, डिस्प्ले करना है, जो रिटर्न करना है। बेटा ये कीवर्ड्स है, याद होने चाहिए आपको, इसको याद रखिएगा। डिस्प्ले को आप रिटर्न भी वो कह सकता है आपसे, इसको वो शो भी कह सकता है। कुछ भी कहे आपको समझ में आ जाना चाहिए, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर लगेगा, सही है। रिटर्न, शो, डिस्प्ले, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर लगेगा। राइट द स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी, ग्रेड एंड डेट ऑफ अवार्ड। ये तीन आपको कॉलम शो करना है, किसके लिए, जिनकी क्वालिफिकेशन कोड SC12 है, मतलब SC12 वाले लोग हमें शो कर दो, उनका हमें स्टूडेंट आईडी, ग्रेड और डेट ऑफ अवार्ड शो कर दो। अच्छा यहाँ पे तुम केयरफुली देखोगे कि यार ये स्टूडेंट आईडी, ग्रेड, डेट ऑफ अवार्ड और ये क्वाल कोड, ये 4 कॉलम है, 4 एट्रीब्यूट्स है, क्या ये एक ही टेबल के अंदर है, एक से ज्यादा टेबल के अंदर तो नहीं है। क्वाल कोड, स्टूडेंट आईडी, ग्रेड, डेट ऑफ अवार्ड, स्टूडेंट आईडी, ग्रेड, डेट ऑफ अवार्ड एंड क्वाल, एक ही टेबल के अंदर है ना। ये 1 2 3 4 चीजें उसने पूछी, 3 उससे बोला मुझे शो कर दो, और कम वो जो कंडीशन है वो एक और एट्रीब्यूट के ऊपर लगा रहा है। तो ये चारों चीजें हमें एक ही टेबल के अंदर मिल गई, आसान हो गया। 2 टेबल्स में से डेटा नहीं आ रहा, एक ही टेबल में से आ रहा है। टेबल का नाम कौन सा है, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। अच्छा तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि आराम से इसकी क्यूरी लिख लेंगे। सिलेक्ट किस किस को करना है बेटा, एट्रीब्यूट्स कौन कौन सा, select student ID, comma, grade
कॉमा डेट ऑफ अवार्ड। और टेबल का नाम क्या है? और कंडीशन क्या बनेगी? फ्रॉम के अंदर लिखोगे टेबल का नाम। ये छोटी छोटी चीजें बच्चे मेरे भूल जाते हैं। फ्रॉम के बाद टेबल का नाम आएगा। तो ये चारों चीजें किस में से आ रही हैं? हम देख चुके हैं ये चारों चीजें आ रही हैं स्टूडेंट क्वालिफिकेशन में से। तो फ्रॉम में लिख देंगे स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। बेटा वेयर में क्या लगेगा? उसने बोला था कि क्वाल कोड, वेयर क्वाल कोड जिस तरह से लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे लिखेंगे। क्वाल कोड इक्वल्स टू सिंगल या डबल कोट्स में लिख दो SC12। ऑर्डर बाय का कोई चक्कर है? नहीं है। सही है, बस दैट्स इट। 3 नंबर, 3 लाइनें 3 नंबर। चलिए जी अगला वाला पार्ट। राइट एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब सिलेक्ट फ्रॉम वेयर द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम एंड क्वाल कोड। पहला नाम, लास्ट नाम और उसको क्वालिफिकेशन कोड फॉर ऑल द स्टूडेंट क्वालिफिकेशंस फॉर विच द ग्रेड इज ए। जिन बच्चों का ए ग्रेड आया है उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्वालिफिकेशन कोड रिटर्न करके शो कर दो स्क्रीन के ऊपर। चलिए जी देखते हैं चारों चीजें ग्रेड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉल कोड क्या एक ही टेबल के अंदर मौजूद है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम स्टूडेंट टेबल के अंदर है, लेकिन इसके अंदर कॉल कोड नहीं है। अच्छा दूसरी, इसको दो चीजें और क्या चाहिए थी? कॉल कोड और ग्रेड। ग्रेड और कॉल कोड कहां पर है? इस टेबल में। इसका मतलब हमारा डेटा दो टेबल्स में से आ रहा है। बस इसको बड़े गौर से सुनिएगा बेटा। दो टेबल्स में से डेटा तभी निकाल के लेकर आ सकते हो जब वो दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड हो। क्या ये स्टूडेंट और स्टूडेंट क्वालिफिकेशन आपस में कनेक्टेड है? यस, प्राइमरी फॉरेन की के थ्रू कनेक्टेड है। क्योंकि सम टाइम, जैसे कि हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख रहे थे, आपने नोट किया होगा स्टूडेंट और क्वालिफिकेशन डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब आप इन दोनों में से डेटा इस तरह से निकाल के लेकर नहीं आ सकता, लेकिन ये दोनों टेबल बहरहाल आपस में कनेक्टेड है। चलिए अब इसको बेटा, इसकी एसक्यूएल की क्यूरी कैसे लगेंगे? दो टेबल है तो हम क्या लिखेंगे? एक स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट क्वालिफिकेशन था। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम किस टेबल में से आ रहा था? स्टूडेंट वाले टेबल में से आ रहा था। इसको आप कैसे लिखोगे? सही है, सिलेक्ट लिख दिया मैंने। लेकिन एट्रीब्यूट के नाम भी तो लिखेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। कैसे लिखोगे? स्टूडेंट, पहले टेबल का नाम लिखोगे, स्टूडेंट टेबल में से डॉट लगा के फर्स्ट नेम। अब आपको स्पेसिफाई करना होगा क्योंकि दो टेबल है, तो भाई ये फर्स्ट नेम किस में से आ रहा है? स्टूडेंट वाले टेबल में से आ रहा है, कॉमा स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल का नाम लिखा, डॉट लास्ट नेम। नहीं यार, एसक्यूएल की जो हमारी लैंग्वेज है उसके रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम और क्वाल कोड। क्वाल कोड किस में से आ रहा है? स्टूडेंट क्वालिफिकेशन में से। तो नीचे लिखना पड़ेगा पूरा आपको, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, अंडरस्कोर था, डैश था, क्वालिफिकेशन डॉट क्वाल कोड। तो इस तरह से सिलेक्ट में आपको यूं एट्रीब्यूट्स या कॉलम के नेम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। फ्रॉम में बिल्कुल हमजा सही कह रहा था, फ्रॉम के अंदर दोनों टेबल का नाम आएगा। फ्रॉम एक आ जाएगा तुम्हारे पास स्टूडेंट, और दूसरा टेबल हमारे पास कॉमा लगा के स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। गाइस इसके अंदर अगर कोई चीज समझ में ना आए फौरन पूछ लेनी है आपने, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें आई डोंट नो व्हाई विद एन एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दैट बच्चे मेरे जो है वो कंफ्यूज बाद में होते रहते हैं। फ्रॉम में दोनों टेबल्स के नाम आ गए। बेटा वेयर के अंदर कंडीशन लगाओगे, लेकिन कंडीशन लगाते हुए भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई आप किस
टेबल के एट्रीब्यूट पे कंडीशन लगा रहे हो। तो जो कॉल कोड था वो किसमें से आ रहा था, ग्रेड किसमें था, तो आपको पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं खुद भी थोड़ा बोर हो रहा हूँ यार, ये क्या सीन है, बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। क्वालिफिकेशन डॉट लगा के उसके अंदर ग्रेड इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर ए। और बात बेटा यहां पे खत्म नहीं होती। अब आपको लास्ट में ये बताना है कि ये दोनों टेबल आपस में ज्वाइन कैसे है। आप बताएं मुझे ये दोनों टेबल आपस में ज्वाइन कैसा है। ठीक है, प्राइमरी की दोनों टेबल के अंदर कौन सी वाली, स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट टेबल की जो प्राइमरी की है, स्टूडेंट टेबल की स्टूडेंट आईडी वो फॉरेन की के तौर पे मौजूद है स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के अंदर। अभी से इसको बतानी पड़ेगी, कैसे बताएंगे उसको बताने का तरीका ये होता है, हम यहां पे लिखेंगे एंड लिखा, और हमने यहां पे लिखा पहले टेबल का नाम, स्टूडेंट टेबल के अंदर डॉट स्टूडेंट आईडी बराबर है स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। आप समझ गए होंगे, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन डॉट मुझे नीचे लगाना पड़ेगा यहाँ पे, मैं यहाँ लगा देता हूँ डॉट स्टूडेंट आईडी। हो सकता है जब आप लिखें तो वो एक ही लाइन के अंदर आ जाए। तो बेटा नाउ यू विल गेट द 4 मार्क्स फॉर 4 लाइंस ऑफ कोड, ठीक है, और 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स। तो ये आपका कहलाता है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की और वेरिएशंस भी हैं, सिलेक्ट काउंट भी है, सिलेक्ट सम भी है, सिलेक्ट एवरेज भी है, ठीक है। तो उसको भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिलेक्ट फ्रॉम वेयर को इतना ही देखो। बेटा मैं अब आपको कुछ थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी सो फार टीम? सर जो वेयर वाला हम जो कर रहे हैं उसमें हम बेसिकली जो हमें एक वैल्यू ढूंढने के लिए बोला है क्वेश्चन में वो लिखते हैं बेसिकली, राइट? बेसिकली हाँ, किस कंडीशन की बेस पे वो रिकॉर्ड तुमसे रिटर्न करवा रहा। तो कह रहा है कि जहां जहां ग्रेड ए है उन सब का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कॉल कोड मुझे शो करो। इसी वजह से देखो मैंने तुम्हें ये वाली थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई थी ताकि आप इसको थोड़ा विजुअली भी इसको रिलेट करके अंडरस्टैंड कर सको। डेटाबेस में बेटा क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी पेपर 1 के अंदर बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होते, आसान होता है, हर बच्चा समझ आता है। डेटाबेस में ना बच्चों से क्वेश्चन को समझना थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए हमें।